करते हैं लेक्चर नंबर 37। आज हमने सिर्फ होम असाइनमेंट डिस्कस करनी है, यानी टाइम जाया करना है ना। आज के लेक्चर से आपको वो केस स्टडी अटेम्प्ट करना आएगी, ग्रिप होगी, मिलेगी आपको केस स्टडी अटेम्प्ट करने में, ठीक है। और खास तौर पे वो जो स्ट्रक्चर बनाना है ना हमने, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर आप कमांड हासिल कर लें। कल डिस्कस किया था ना स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर कब बनाते हैं? दो कंपनीज क्वेश्चन में आ जाएं, क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, स्ट्रक्चर बना के हम उसको आसान करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 5। कल हमने इसके ऊपर एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन की डिस्कशन कर ली थी। यही क्वेश्चन है ना कल, क्वेश्चन 5। अब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट ए, गावा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। Most of the partners of Gava and company maintain their accounts with OBL and are enjoying credit card facilities from them. Credit card facilities को अंडरलाइन कर देना हमने, इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड का वो हमसे कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है। Maximum outstanding balance on the credit card facility due from any partner is rupees 899,000। यानी कलेक्टिवली तो चाहे एक्सीड कर रही हो अमाउंट 1 मिलियन से, इंडिविजुअली हर क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम अमाउंट 8,99,000 की है, ठीक है। तो पहली चीज मुझे बताइए, दो इश्यूज उसने बताए हैं। एक, अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं ओबीएल के साथ, कोई प्रॉब्लम है? ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। आप लिखेंगे अकाउंट्स मेंटेनेंस में कोई इशू नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। नहीं, बैंक क्या टायरों को पंचर लगाता है? क्या करता है बैंक? अकाउंट्स ही मेंटेन करता है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ड्यू। अच्छा, दूसरा क्रेडिट कार्ड वाला इशू है। क्या क्रेडिट कार्ड की बेस पे डिस्क्वालिफाइड है फर्म? नहीं, हम लिखेंगे गावा एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ओबीएल बिकॉज, पहली चीज लिखेंगे अकाउंट मेंटेनेंस या अकाउंट विद क्लाइंट इज ए ट्रांजैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और दूसरा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन ईच क्रेडिट। अच्छा, दो ऑप्शन दे रहा हूं, आपने एक सिलेक्ट करनी है। क्या मैं लिखूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन ईच क्रेडिट कार्ड इज बिलो 1 मिलियन, ये लिखूं या ये लिखूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन ईच क्रेडिट कार्ड इज 899,000 और लेस? अच्छा, बजाहिर लग रहा है दोनों एक ही बात है, लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हो गई? तो इसमें हम किस नतीजे पे पहुंचे? दो इश्यूज उसने बताए थे अकाउंट में, हमने कहा वो तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्रेडिट कार्ड, हमने कहा वो भी क्लियर है क्योंकि जो लीगल थ्रेश होल्ड है, लीगल लिमिट है 1 मिलियन, उससे बैलेंस कम है, कोई इशू इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। बी, एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ बनाना लिमिटेड। मिस्टर पंपकिन हु इज ए नॉमिनी डायरेक्ट, नॉमिनी को अंडरलाइन करें, नॉमिनी। जैसे ही नॉमिनी का लफ्ज आया हमारे जहन में क्या सेंटेंस है? नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनी नहीं बनती, नॉमिनी डायरेक्टर ऑडिटर भी नहीं बनता। तो अब वो क्या कह रहा है? अच्छा, मिस्टर पंपकिन नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बनाना लिमिटेड, holds 25% shares in Watermelon Limited. The spouse of partner also holds shares in Watermelon Limited. मुझे सच में कुछ समझ नहीं आई। हालांकि हर सेशन में क्वेश्चन करा था, लेकिन मुझे पता नहीं चलता क्या। दो कंपनीज आ गई, एक बनाना लिमिटेड, दूसरी वाटरमेलन। जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज आए, हमने क्या करना? स्ट्रक्चर बनाना है। भैया ये मास्क है, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, नहीं, नाक से थोड़ा सा चाहे नीचे कर ले। हाँ, बस मुंह आपका कवर रहना चाहिए। ये एक कम, सॉरी। अच्छा, आप मुझे बताइए, अब हम स्ट्रक्चर को जरा गौर से समझिएगा। ये है ऑडिटर और इस साइड पे हमारा क्लाइंट। क्लाइंट का नाम लिखना है हमने। क्लाइंट कौन है? बनाना लिमिटेड। इसको हम कर देते हैं बीएल आसानी के लिए। और एक दूसरा क्लाइंट कौन सा है? वाटरमेलन लिमिटेड। उसको हम कर देते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएल। भाई अटेंटिव होके सुन लें कंसेप्ट है, बाद में फिर कहेंगे सर केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही। डब्ल्यूएल क्लियर हो गया ये। और जब कभी क्वेश्चन में दो कंपनीज हो, हमने एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, फिर दोनों का रिलेशनशिप डिसाइड करना है। पहले रिलेशनशिप डिसाइड कर लें, फिर अगली इंफॉर्मेशन बाद में फिट करेंगे। रिलेशनशिप के लिए क्या क्या, रिलेशनशिप में क्या डिसाइड कर, क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी है, क्या ये एसोसिएटेड है, या इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो हमें ये बता रहा है कि मिस्टर पंपकिन डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ बनाना लिमिटेड में नॉमिनी डायरेक्टर है और 25% वाटरमेलन लिमिटेड में शेयर्स हैं। तो खुद मुझे बताइए
एक कंपनी में डायरेक्टर दूसरी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर एसोसिएटेड हो जाती हैं, नॉर्मली हो जाती हैं। नॉर्मली एक कंपनी में डायरेक्टर हो दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर्स हो, एसोसिएटेड कंपनीज हो जाती हैं। क्या यहाँ पे एसोसिएटेड कंपनी होंगी? क्यों नहीं होगी? नॉमिनी डायरेक्टर है और हमने पढ़ा है क्या नॉमिनी डायरेक्टर से एसोसिएटेड कंपनीज नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों कंपनीज हैं इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब कोई रिलेशनशिप नहीं है, इधर तबाही भी फिर जाए, जो मर्जी हो जाए, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन। इस पे सारे एग्री करते हैं दोनों टाइप कंपनी। अच्छा, अब आगे फर्दर क्या कह रहा है? कह रहा है स्पाउस ऑफ पार्टनर होल्ड शेयर इन वाटरमेलन लिमिटेड। स्पाउस ऑफ पार्टनर होल्ड शेयर्स इन वाटर। अब ये देखिए, स्पाउस ऑफ पार्टनर यानी स्पाउस ऑफ ऑडिटर होल्ड शेयर। अच्छा, रिलेशन इसके साथ बता रहा है, यहाँ पे एरो लगा दी और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? स्पाउस इज शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में उसने किसकी अपॉइंटमेंट के लिए पूछा है? बीएल के लिए। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं कि कम्प्रीहेंसिव कर दूं? अच्छा, मुझे बताइए, क्वेश्चन में उसने कहा बीएल के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? हम कहेंगे बीएल के लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है। होस्ट प्रोवाइडेड, नो प्रोवाइडेड। क्यों प्रोवाइडेड? एसोसिएटेड कंपनी है ही नहीं। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में कहता बताओ, ये क्लियर हो गया ना बीएल वाला, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे इसको खींच रहा हूं। क्वेश्चन में कहता बताओ डब्ल्यूएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं? एक मिनट आप बताइए। आपने इतना हैरान होकर देखा है तो मैं परेशान हो गया हूं। मुझे बताइए डब्ल्यूएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है? आगे प्रोवाइडेड, हाँ डिस्क्लोज एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। ये क्लियर हो गया तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर वो ये कहता ये स्पाउस शेयर होल्डर नहीं है डब्ल्यूएल में, स्पाउस है डायरेक्टर। अब बताइए बीएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है? वो दोनों रिलेटेड नहीं है, इधर तबाही भी फिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये मैं 10 केस स्टडी इकट्ठी करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन। इधर कुछ तो बीएल में अपॉइंटमेंट हो सकती, क्या डब्ल्यूएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है अगर स्पाउस रिमूव हो जाए। कहां से? यहां से हैं? हस्बैंड से रिमूव हो जाए कि डब्ल्यूएल से? ये भी तो बताओ। डब्ल्यूएल से रिमूव हो जाए। अच्छा, वो अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव अपना डायरेक्टरशिप छोड़ेगी ताकि उसका हस्बैंड ऑडिट कर ले। अब बताया था साइंसदान भाई, बताया था फिजिबल, प्रैक्टिकली फिजिबल सॉल्यूशन देना है उसको। फिजिबल तो डायरेक्टर, ये ऑडिटर डब्ल्यूएल के ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है नहीं? क्यों? स्पाउस इज डायरेक्टर, बताया था पार्टनर। अच्छा, अगर पार्टनर की नहीं बल्कि मैनेजर की स्पाउस डब्ल्यूएल में डायरेक्टर, एग्रीड? चलिए, ये तो हो गए पहला एंगल। पहले एंगल से आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, गुड, अच्छा था, अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब सेकंड, इसमें 3 लेवल है। लेवल 1 के केस स्टडी आपने सॉल्व कर ली। अब आगे लेवल 2 की केस स्टडीज। लेवल 2 की केस स्टडीज में क्या है? ये दोनों फर्ज कीजिए एसोसिएट, यानी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन सेम, सिर्फ वो नॉमिनी डायरेक्टर का लफ्ज निकाल दें, नॉमिनी का लफ्ज निकाल दें, सिर्फ डायरेक्टर है। अब एसोसिएटेड होगी क्योंकि एक जगह पे डायरेक्टर है तो 25% एसोसिएटेड हो गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा स्पाउस इज शेयर होल्डर। बताइए, एक मिनट है, एक जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे पूछूंगा वो बताए। जी मेरे भाई, स्पाउस इज शेयर होल्डर, क्या ये बीएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, प्रोवाइडेड टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करें विद इन 90 डेज। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। क्या डब्ल्यूएल में अपॉइंटमेंट हो सकती है? हो सकती है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, सेम कंडीशन है। डिस्क्लोज, बस आपने केस स्टडी में लिखना है डिस्क्लोज टू ऑडिटर, सॉरी, इफ शेयर होल्डिंग इज डिस्क्लोज्ड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्पोज्ड विद इन 90। डिस्क्लोज किसको करना है, डिस्पोज किसको करना है, इसके बारे में छोड़ दे, इसके बारे में छोड़ दे, सिर्फ लिख दे डिस्क्लोज करना, डिस्पोज करना, कहानी खत्म।
भैया क्लियर हो गया? अब जिसने अगला 15 मिनट ध्यान से सुन लिया मुझे, उसने 10 केस स्टडी सॉल्व कर ली, और जिसने नहीं सुना वो एक एक केस स्टडी के ऊपर एक एक घंटा लगाएगा, कल्पेगा फिर। अब सुनिएगा ध्यान से अटेंटिव होके, और अब मुझे दरम्यान में इसे छेड़ना नहीं है, वरना मैं यहीं पे छोड़ के फिर क्वेश्चन की तरफ चला जाऊंगा। हाँ, स्पाउस इज, अच्छा आप देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, क्या अटेंटिव होके, क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन यही कह रहा है, स्पाउस इज डायरेक्टर WL में। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऑडिटर की WL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। शाबाश, नहीं हो सकती। BL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है BL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? हाथ उठाइए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है BL में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती? शाबाश, क्यों नहीं हो सकती? हाँ याद आया, वो हमने एक लाइन पढ़ी थी, ये एसोसिएटेड कंपनी है लेकिन स्पाउस डायरेक्टर तो इधर है, इसमें थोड़ा ही है। एक मिनट है, स्पाउस तो इधर इधर तो इधर डायरेक्टर ना, इधर नहीं है ना। हाँ वो लाइन हमने पढ़ी थी, जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड, वो एक मिनट है, वो ये कौन पढ़ा गया? ये मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैंने तो ये पढ़ाया जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग कहता है सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। मैंने होल्डिंग सब्सिडी का वर्ड यूज किया था। अब कहे नहीं सर आपने एसोसिएटेड पढ़ा, बोल हाँ इसीलिए लिखा भी हुआ है, लिखा जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड वो उसकी होल्डिंग सब्सिडी वगैरह के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। ये होल्डिंग सब्सिडी नहीं है, ये तो सिंपल एसोसिएटेड है ना। सिंपल होल्डिंग सब्सिडी होती तो वो होल्डिंग सब्सिडी बता रहा होता, एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है BL में अपॉइंटमेंट हो सकती है। क्लियर हुई है बात? अब चलते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में क्या हुआ? सारे केस के फैक्ट्स तकरीबन यही, फर्क सिर्फ ये है कि अब शेयर्स डायरेक्ट पंपकिन ने नहीं, बनाना लिमिटेड ने वाटरमेलन लिमिटेड के एक्वायर किए, और कितने? 51%। यानी अब ये एसोसिएटेड नहीं, अब ये हो गया होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी, इनका आपस में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ गया। जी मेरे भाई आप बताएंगे, स्पाउस इज शेयर होल्डर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या ऑडिटर की WL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज डिस्पोज। एक मिनट ठहरो भाई, वो तो था एसोसिएटेड कंपनी के लिए, ये सॉरी इसमें तो हो ही सकती है। सॉरी इसमें हो सकती है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट BL में हो सकती है? कोई कंडीशन तो नहीं है? क्या कंडीशन? प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ डिस्क्लोज करे विद इन 90 डेज डिस्पोज कर। लेकिन वो कंडीशन तो थी एसोसिएटेड कंपनी के लिए, ये तो होल्डिंग सब्सिडी। अच्छा होल्डिंग सब्सिडी भी एसोसिएटेड होती है, ये कहां पढ़ा था? एसोसिएटेड कंपनी की इक्वेशन में, एसोसिएटेड कंपनी इज इक्वल टू होल्डिंग सब्सिडी। हाँ शाबाश, अब याद है पिछले वाले केस को और इस वाले केस को सामने रख के मेरी वो लाइन याद करें जो पहले समझ नहीं आई थी, कि हर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड होती है लेकिन हर एसोसिएटेड होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होती। अब भाई समझ, तो बिल्कुल इसमें कंडीशंस है, समझ आ गई? आखिरी ट्विस्ट, जिसने इसको समझ लिया उसके सामने हर केस स्टडी लॉ की सिंपल नहीं, ऑडिट नहीं, ये इस चैप्टर की केस स्टडी की बात कर रहा हूं, पूरा ऑडिट इतना इजी भी ना लें उसको। स्पाउस इज डायरेक्टर। मेरा पहला क्वेश्चन भाई आपसे, स्पाउस इज WL में अपॉइंटमेंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। क्या BL में अपॉइंटमेंट हो सकती? क्यों नहीं? हाँ अगर एक कंपनी के लिए डिस्क्वालिफाइड उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालिफाइड। भाई ये बात समझ आई? क्वेश्चन में हैंडल कर लेंगे। अब चलिए, अब क्वेश्चन में वो बड़ा भी जोर लगा लेना, सिर्फ एक चीज और कर सकता है कि जो मैंने आपको शेयर होल्डर और डायरेक्टर वाला अलग-अलग बताया ना, वो किसी क्वेश्चन में इकट्ठा कर ले। आपने ऐसे समझना है जैसे एक नहीं दो सवाल है, पहले उसको स्पाउस शेयर होल्डर के हिसाब से सॉल्व कर लेना है,
दूसरे नंबर पे आपने स्पाउस इज डायरेक्टर। हाँ, शेयर होल्डर को ऊपर कर लें, शेयर होल्डर डायरेक्टर दोनों पूछे ना, शेयर होल्डर को ऊपर लिख लें, स्पाउस इज शेयर होल्डर, और दूसरे नंबर पे स्पाउस इज डायरेक्टर, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करें। वैसे तो ये डायरेक्टर ऊपर शेयर होल्डर नीचे भी आ सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन एक खास हिकमत है इसमें जो मैं नहीं बताना चाह रहा, कि अगर शेयर होल्डर ऊपर लिखे डायरेक्टर नीचे लिखे तो ज्यादा बेहतर है। ऊपर नीचे करने फर्क कोई नहीं पड़ा, आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक। भाई ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमने बी सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चल। मिस्टर जहीर ए लीगल प्रैक्टिशनर, इधर ही केस स्टडी सॉल्व हो गई। ना सीए ना सीएम में, ये जो मर्जी कर ले ऑडिट कर ही नहीं सकता। लेकिन अब इस क्वेश्चन को थोड़ा करें चेंज। एज्यूम कीजिए मिस्टर जहीर ए लीगल प्रैक्टिशनर नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है सीएम में। मिस्टर जहीर इज ए सीएम, क्या सीएम में ऑडिट कर सकते हैं? हाँ, उस तरह की कंपनीज का जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, जो प्राइवेट कंपनी है, किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं। Has received offer for appointment as external auditor of Lychee Private Limited. प्राइवेट है, पेड अप कैपिटल ऑफ एलपीएल इज 1.5 मिलियन। प्राइवेट कंपनी, ये भी पता चल गया। पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, ये भी पता चल गया। 40% इज ओन्ड बाय ब्लू ब्लैक लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है। कैसे नहीं? वो 40%, 51% में बनते हैं। तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है इसका ऑडिट सीएम में कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? जी, सब्सिडरी की कंडीशन है मोर देन 50 पे नहीं, 50 होगा तो 2 सब्सिडरी हो जाएगी उसकी, एक 50 इसके पास, एक दो लड़ेंगे। मोर देन 50% पे सब्सिडरी बनेगी। अगर यहाँ पे 50% भी लिखा होता ना, हम कहते सब्सिडरी नहीं है। सी क्लियर? फिर इसके बाद डी। अगर ये मैंने केस स्टडी सही कर ली तो ये मेरा ही नाम है। बिस्किट है यार। क्या? Walnut and Company Chartered Accountants have received an offer for appointment as external auditor of Wasim Private Limited (WPL) in place of the previous auditors who were removed before the completion of their term. You may assume that WPL has completed all the legal formalities before removing the previous auditor. You may assume कि legal formalities remove करने के लिए हो गई हुई हैं पूरे। हम Walnut and Company यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई हुई है, हमें ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट मिली है एज एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर। अच्छा, प्रीवियस ऑडिटर बिफोर कंप्लीशन रिमूव हुआ था। अब क्या करना है? हमने आईकैप से क्लियरेंस लेनी है, प्रीडिसेसर ऑडिटर को क्लियरेंस लेटर भेजना है, रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग भी पढ़नी है। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग तो होगी नहीं कोई, एजीएम में रिमूव थोड़ा ही हो, वो तो एजीएम में होती है। बाकी 2 पॉइंट ठीक है आपके। क्लियरेंस लेटर भेजे प्रीडिसेसर, आईकैप से क्लियरेंस वो इन्फॉर्म कर दें उसको और क्लियरेंस ले उससे, ये दोनों पॉइंट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों चीजें तो कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई हैं। हाँ, अब याद आया ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेशन कि जो चीज लॉ में नहीं लिखी, एप्लीकेबल का मतलब क्या है? अगर केस स्टडी लॉ की है, लॉ के मुताबिक डिस्कस करो, अगर लॉ की नहीं है उसके मुताबिक डिस्कस। और हमने कोड ऑफ एथिक्स का ये पोर्शन डिस्कस किया हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज? चलें, कमीशन से क्लियरेंस, कमीशन से तो नहीं लेते, वो आईकैप से लेते हैं। अच्छा, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहले मुझे बताए, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉलनट एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी समझ आ गई वॉलनट क्या करना है। अब ये भाई कह रहे हैं सर कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या करना है? भाई वो स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी के डायरेक्टर ने अब इसकी जगह पे कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन। ठीक है? नहीं, हमने इस केस स्टडी को एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी नहीं सॉल्व करना, हमने अपॉइंटमेंट के ऊपर कमेंट करना है ना, एज फर्म। ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट बता दिया। लेकिन चलिए, ई मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली जॉइंड योर फर्म एज ए पार्टनर, हमारा पार्टनर बन गया। ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एसएल।
until 30 जून 2009 एज ए गवर्नमेंट नॉमिनी, नॉमिनी डायरेक्टर से नॉमिनी डायरेक्टर, लेकिन याद रखें वो 30 जून 2009 तक डायरेक्टर था, 30 जून 2009 को छोड़ दिया। इन द एजीएम ऑफ फैसल हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2011 ए शेयर होल्डर है प्रपोज द नेम ऑफ योर फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2012। अच्छा मुझे बताइए, इसमें दो कंपनी तो इन्वॉल्व नहीं है, स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, लाजमी नहीं है, बनाना चाहे खुद से बना सकते, लाजमी नहीं। ये डायरेक्ट एम्प्लॉय वाला केस है कि इनडायरेक्ट वाला? अच्छा ये समझ आ गई, है ये एम्प्लॉय वाला केस कि कंपनी का एक एम्प्लॉय हमारी फर्म में पार्टनर के तौर पे, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है? बिल्कुल होता है। अब एम्प्लॉय हमारे पास आ गया, अब वो 3 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड था, फर्म में आ गया, एक डिस्क्वालिफाइड पार्टनर सारी फर्म को डिस्क्वालीफाई। अब हमने ये डिसाइड करना है मिस्टर सादिक डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं। ये डिसीजन होगा कैसे? हम देखेंगे जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है एज ऑडिटर, उसके पिछले 3 साल में अगर वो कंपनी का डायरेक्टर रहा है, चाहे नॉमिनी ही है, लेकिन आपको पता है नॉमिनी डायरेक्टर भी डिस्क्वालिफाइड है, चाहे नॉमिनी एम्प्लॉय है, पिछले 3 साल में अगर रहा है डायरेक्टर तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसकी नहीं हो सकती, तो फर्म की भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर 3 साल गुजर गए फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है। इससे एग्री करते हैं? डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? अच्छा ईयर एंड इररिलेवेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ईयर एंड पे नहीं होती, एजीएम में होती है, और है 31 अगस्त 2011। बैक पे जाए 31 अगस्त 2010, 2009, 2008, 31 अगस्त 2008, ये 30 जून 2009 को छोड़ा इसने। इसका मतलब है ये 3 साल के अंदर आ गया, 3 साल के अंदर एम्प्लॉय था, डायरेक्टर था। तो मिस्टर सादिक डिस्क्वालिफाइड, एक पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, तो सारी फर्म अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। इसमें लीगल प्रोविजन वो एम्प्लॉय वाली लिखेंगे 3 साल वाली, उसके बाद लिखेंगे क्योंकि मिस्टर सादिक हैज बीन, क्या लिखेंगे? हैज बीन एन एम्प्लॉय अंटिल 30 जून 2009, या लिखेंगे हैज बीन एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। क्यों भला? ताकि लीगल प्रोविजन भी कवर हो जाए। क्लियर? जी मेरे भाई पूछिए। ऑर्डर की अपॉइंटमेंट कब होती है? तो हमने 3 साल कब काउंट करने हैं? अपॉइंटमेंट के वक्त। अपॉइंटमेंट के वक्त देखना है ना कि क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अपॉइंटमेंट हो रही है 31 अगस्त को, वो रेलिवेंट है। एजीएम की डेट की आप बताए क्या करेंगे? दोनों कैसे? इफ पिछले 3 साल में रहा है तो फिर ये नहीं रहा तो ये एक मिनट है। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? आपको भी इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन समझ आ गई ना? अब आप इसमें कोई एक्सटेंशन ऐड करना चाहे, बिल्कुल ठीक है करें। बताइए बताइए। वो तो स्पेशल रेजोल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या उसका मिड टर्म रिमूवल वाले ऑडिटर का ये राइट नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देखें, क्योंकि उसके लिए तो उतना ज्यादा जरूरी है उसको मिड टर्म रिमूवल। आप ये पिछले वाले क्वेश्चन में है, मैं रिवर्स गियर लगा लूं पहले, क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन में आ गया हूं ना। हाँ चल क्या कर लें? नहीं मैं बिस्किट नहीं भाई रहा था, रिवर्स गियर ऐसे बिस्किट की पेनल्टी बढ़नी चाहिए आपको। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जो मिड टर्म रिमूवल हुई, इसमें हमने पढ़ा था जो ऑडिटर मिड टर्म रिमूव हुआ उसने रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कंपनी को सबमिट नहीं करवाना, क्योंकि वो एजीएम का राइट है। उसने आईकैप को स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जमा करवानी है, कंपनी को नहीं करवानी। तो यहाँ पे आप लफ्ज रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इस केस में मिड टर्म के केस में एप्लीकेबल है ही नहीं। रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग उस वक्त दी जाती है, उस प्रोसेस में होती है जो एजीएम वाला है, हमने स्टडी किया था, इसलिए यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग को डिस्कस नहीं किया। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी इधर। Comment on each of the following independent situations with reference to applicable rules and regulations। इसका मतलब है इसमें से भी कोई ना कोई एथिक्स की 1-2 केस स्टडी आएंगे। ए, अच्छा मैंने आपको ये बताया बना, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो सिर्फ कंपनीज एक्ट में लीगल लॉ में डिस्कस हुई हैं,
कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे तो दोनों जगह डिस्कस हुई हैं। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन जो सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है, कंपनीज एक्ट में नहीं हुई, वो याद कर लें। फीस के बारे में हमने तकरीबन पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। फीस के बारे में कोई भी बात कंपनीज एक्ट में हमने नहीं पढ़ी, ऑडिटर की फीस के बारे में इसका वो, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस। याद रखिए पूरे ऑडिट में सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जिसमें फीस से रिलेटेड हम सोचते हैं, बाकी किसी प्रोसीजर में, किसी टॉपिक, किसी चैप्टर में हम फीस के बारे में नहीं सोचते। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसमें फीस के बारे में सोचेंगे, वो क्या है? वो कोड ऑफ एथिक्स। कोड, ये ज़हन में। तो जहां कहीं फीस का इशू आ गया ना, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, अगर जहां कहीं फीस का इशू आ गया फौरन आपने समझना है कोड ऑफ एथिक्स है, और लॉ इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं देता। लॉ कहता है जो मर्जी फीस एग्री करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा ज्यादा करें, उसने कहा ज्यादा कर लो, हमने कहा कम करना है, उसने कहा कम भी कर लो, लॉ को कोई टेंशन नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स को टेंशन है, हमने कहा ज्यादा कर लो, उसने कहा कर ले, हमने कहा कम करो, उसने कहा नहीं। ये कैसा एथिक्स है? ये कैसे एथिक्स है? जो ज्यादा फीस करने की इजाजत दे रहे हैं, कम की नहीं। इसकी रीजन हम स्टडी करेंगे कोड ऑफ एथिक्स में, लेकिन बहरहाल कंपनीज एक्ट फीस का कोई मसला नहीं करता। वकार इज ए पार्टनर इन सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are the auditors of Waseem Limited for the year 2011. Aqib, who was a partner of Wakar in 2008 in his food business, has recently been appointed as director of Waseem Limited. Waseem Limited. अच्छा, परवीन कौन सी लगेगी? बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप तो पास्ट में था, बिजनेस रिलेशनशिप तो 2008 में था। अभी का बिजनेस रिलेशनशिप होता ना करंटली, फिर हम कहते हैं मसला है, ये तो पास्ट का है। और एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय वाला भी यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि एम्प्लॉय का कंसेप्ट ये है कि कंपनी का एम्प्लॉय पार्टनर बना है, पार्टनर छोड़ के कंपनी में जाए ना, ये लॉ ने कहीं डिस्कस नहीं किया। कंपनी छोड़ के एम्प्लॉय गया, जैसे मैंने बताया था इंडेटेड में, इंडेटेड में क्या बताया कि कंपनी इंडेटेड है तो मसला है, सॉरी ऑडिटर इंडेटेड है तो मसला है, कंपनी इंडेटेड है कोई मसला नहीं। उसी तरह ऑडिटर का एम्प्लॉय छोड़ के कंपनी को गया, या जो भी उनका मिलने जुलने, तो लॉ कहता है कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के ऑडिटर बना, उसमें मसला है। समझ रहे प्रॉब्लम? तो यहाँ पे बेसिकली वो डायरेक्टर कंपनी में बन गया, तो वो उसका दोस्त क्या, उसका पार्टनर क्या, खुद भी अगर पार्टनर कोई पार्टनर खुद भी फर्म को छोड़ के अगर एम्प्लॉय लग जाए कंपनी के अंदर, तो लॉ क्या कहता है? लॉ कोई मसला नहीं है। समझ? डायग्राम के जरिए, अभी डायग्राम के जरिए से ये थी पीडीसीएल, ये इसका एम्प्लॉय याद है, और ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। हमने कहा था ये या ये अगर पीडीसीएल को छोड़ के ऑडिटर बने तो मसला हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये केस क्या बता रहा है? ये केस ये वाला शिफ्ट, ये कह रहा है फर्म से कोई बंदा छोड़ के कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, इसमें लॉ कहता है कोई मसला ही नहीं, इसको डिस्कस ही नहीं करता लॉ, इसको डिस्कस ही नहीं करता लॉ। फर्म को छोड़ के पीडीसीएल का एम्प्लॉय बने, कोई मसला नहीं लॉ में। पीडीसीएल को छोड़ के फर्म का पार्टनर बने, लॉ कहता है मसला है। समझ रहे हैं? एक है शिफ्ट टू, एक है शिफ्ट फ्रॉम। अगर आप पीडीसीएल से शिफ्ट टू फर्म करें वो मसला है, और शिफ्ट फ्रॉम करें तो लॉ कहता है कोई मसला नहीं है। लॉ, हाँ पहुंचे, मैंने जान लॉ को क्यों एम्फसाइज किया? क्योंकि लॉ कहता है कोई मसला नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स में भी कहे, क्योंकि बताया था कोड ऑफ एथिक्स ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। अब आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि फर्म कंपनी अगर ऑडिटर इंडेटेड है ना तो अपॉइंटमेंट नहीं होगी, ये लॉ ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन अगर कंपनी इंडेटेड है, कंपनी इंडेटेड है, लॉ उसके बारे में चुप है, उसकी इजाजत दे दी यानी, लेकिन इंडिपेंडेंस तो उसमें भी इफेक्ट हो सकती है। तो जहां पे लॉ में कोई कमी बेशी रह जाती है, कहां जाके पूरी होती है?
कोड ऑफ एथिक्स दोनों सिचुएशन को डिस्कस करता है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है अगर फर्म इंडेटेड है तो ये करेंगे फारक, और अगर फर्म ने क्लाइंट इंडेटेड है तो फिर ये करेंगे। अब जिसको लॉ ने छोड़ दिया उसको कोड ऑफ एथिक्स ने पकड़ लिया। इसी तरह लॉ क्या कहता है कि कंपनी को छोड़ के ऑडिटर नहीं बन सकते, लॉ ये लेकिन ऑडिटर को छोड़ के कंपनी में काम कर सकते। लॉ इसके बारे में साइलेंट है, यानी इजाजत दे रहा है। अब जब हम कोड ऑफ एथिक्स में जाएंगे ना तो लॉ एक एंगल से चीज को कवर कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स दोनों एंगल से कवर करेगा। वो कहेगा क्लाइंट टू कंपनी इसको भी कवर करेगा और कंपनी टू क्लाइंट इसको भी कवर करेगा। बात समझ आई? तो यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्कशन मैंने आपके साथ ज्यादा कर दी है। यहां पे सिर्फ ये कह रहा है कि पार्टनर का कोई पार्टनर था, उसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। हमने कहा कोई मसला नहीं, बल्कि अगर तुम पार्टनर को भी कंपनी ज्वाइन करा देते ना तो हम लॉ के मुताबिक कहते कोई मसला नहीं। हाँ वकार, वकार अभी आकिब की बात हो, आकिब गया है, वकार तो उधर ही बैठा हुआ है फर्म में, वकार नहीं गया, आकिब गया है। नहीं आकिब क्लाइंट के पास गया है, वकार फर्म में है। इवन अगर वकार भी चला जाता ना फिर भी मसला, हाँ फर्म को छोड़ के फिर भी मसला नहीं। हाँ जी नहीं, अभी मेरी बात आपको समझ आ गई। इस क्वेश्चन में हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कि वो चूंकि रेलिवेंट आप एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होती है, इसके ऊपर नहीं होगा। कोड ऑफ एथिक्स इस सिचुएशन के ऊपर क्या कहता है मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा, पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ जी, हमने प्रेफरेंस भी कंपनी को दे दी। बी, अलीम आसिफ एंड कंपनी एएसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स has accepted an offer for appointment as auditor of GUL Limited. Kamal, who is partner in AAC, held 5,000 shares in GL. Within 30 days of acceptance, he gifted the share to his son Kamran, who is a manager in AAC. क्या दो कंपनीज हैं? एक ही है, और पार्टनर के पास शेयर्स हैं। पार्टनर है ना, पार्टनर के पास शेयर्स हैं। अगर हमसे पूछता अपॉइंटमेंट हो सकते, हम कहते हो सकती है। अगर एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दे, विद इन 90 डेज डिस्पोज कर दे। उसने कहा कि विद इन 30 डेज सेल कर दिए हैं अपने बेटे कामरान को, गिफ्ट कर दिया, चले ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दी है कामरान। अब सारी की सारी कहानी इस चीज पे डिपेंड करती है कामरान माइनर है कि मेजर है। अगर कामरान मेजर है फिर बिल्कुल ठीक किया, अगर कामरान माइनर है तो फिर अभी भी इसको डिस्पोज करना है, फिर ये डिस्पोजल वैलिड नहीं है। ये अभी उस फैमिली के अंदर या जिसको लॉ कवर कर रहा है कि इनके पास शेयर्स नहीं होने चाहिए, स्पाउस मैनेजर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या कामरान को अज्यूम करें, मेजर के माइनर, या दोनों कवर करें? दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर दोनों कवर करने चाहिए, दोनों कवर करने चाहिए। मैंने कहा ठीक है दोनों कवर कर दें, लेकिन मेरा अपना ज्यादा ख्याल ये है कि सिर्फ मेजर वाली बात कवर करें। क्यों? क्योंकि उसने जो आगे कहा है ना, बात स्टेटमेंट ये है, मैनेजर इन एएसी, ये बताने का मकसद ये मैनेजर, भाई सीए फर्म में मैनेजर है, वो सीए ना भी किया, आर्टिकल तो पूरे किए होंगे, आर्टिकल तो पूरे, आर्टिकल पूरे किए बगैर तो मैनेजर थोड़ी लगता कोई। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कल ना ये वाली 6 जो बच्चे इन्होंने मेरे पास आना इधर, इस तरह, बल्कि उधर पीछे पीछे। मैनेजर, ये क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। चले, लॉ का एक केस स्टडी थी लॉ की, उसमें उसने उसमें भी माइनर और मेजर का मसला था। उसने बताया था कि मिस्टर ए ग्रेजुएट है, तो उसने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी ना कि ग्रेजुएट है, इससे हमने अंदाजा लगाया कि वो मेजर होगा। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं कि मैनेजर मेजर होता है तो मेजर के साथ सिर्फ लिखें, नहीं कन्विंस्ड तो दोनों के साथ लिख दें। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा सिर्फ मेजर के साथ। तो जी हाँ, 6 मार्क्स ज्यादा तो आप रेलिवेंट प्रोविजन लिख सकते हैं कि अगर एक पर्सन के पास या स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास वो जो लॉ की अप्रोच होती है ना हमारी, अब इसमें आप रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख दीजिए। दोनों का डिस्कस करते हैं मेरे भाई, दोनों डिस्कस करते हैं।
रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी एडिशनली लिख दीजिएगा क्योंकि मार्क्स ज्यादा है। जी जी हाँ हाँ शाबाश, अच्छा क्वेश्चन उठाया। उन्होंने कहा सर उसने ये तो कहा, चले ये समझ आ गई कि विद इन 30 डेज उसने डिस्पोज कर दिया। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा उसने डिस्क्लोज किया था कि नहीं किया था। तो याद रखिए जो इंफॉर्मेशन केस स्टडी में नहीं है वो ठीक है, उसका कोई मसला होता वो भी जिक्र करता। तो आपने ये अज्यूम नहीं करना कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया होगा, बिल्कुल डिस्क्लोज किया होगा। जी कामरान मैनेजर होता तो मैनेजर ही है, फर्म में मैनेजर है। अच्छा अगर कामरान गुल, अच्छा ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया ना। अगर कामरान गुल लिमिटेड में मैनेजर होता तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कोई अप्लाई हो रहा है? नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई डिस्क्वालिफिकेशन, फिर कोई मसला ना होता। अच्छा फिर भी माइनर मेजर का मसला, क्योंकि बेटा तो उसका फिर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम उसका माइनर मेजर वो पॉइंट जरूर डिस्कस करते हैं। सी यू हैव रिसेंटली साइंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सादिक लिमिटेड, द मैनेजमेंट हैज अप्रोच्ड यू फॉर रिडक्शन इन ऑडिट फी। अच्छा सॉरी, एक फी मैंने कहा, एक और भी इशू, वैसे फीस ज्यादा है, मैं गिफ्ट का, फीस और गिफ्ट ये दोनों इशू कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है। जैसे ही रिडक्शन इन फी की बात आई फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज द कंपनी हैज बीन सफरिंग लॉसेस इन द पास्ट 3 years, तो फौरन हमारे ध्यान में आ गया लॉ फीस के बारे में कोई मसला नहीं करता, कोड ऑफ एथिक्स करता है, जो भी हमने पढ़ा नहीं है। इसलिए अगर इसको कंपनीज एक्ट के मुताबिक आंसर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करें जो भी हमने नहीं पढ़ा तो फिर कोई इशू हो सकता है। वो इशू क्या हो सकता है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसने सोल्यूशन शायद दे दिया होगा, वो आप इसको इग्नोर कर दें, पढ़ लें बल्कि आपको जेहन में बैठ जाए, लेकिन मैं समझा नहीं रहा, वो कोड ऑफ एथिक्स में समझाऊंगा मैं। हमने ये पढ़ा था कि रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं, हाँ जी वो डिटरमिन, मैंने पढ़ाया था डिटरमिन करते हैं। वो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो वो कंसल्टेशन के साथ ही डिटरमिन होती है ना, यानी ऑडिटर और दोनों के दरमियान नेगोशिएशन होती है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने हमें ये बताया है कि आप फीस कम कर दीजिए, ठीक है। लॉ फीस के बारे में कुछ नहीं, वो सिर्फ ये कहता है कि हाँ फीस, वो जो हमने पढ़ा ना डिटरमिन कौन करेगा, ठीक है, वो ऑडिटर और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो मिलकर निगोशिएट करते हैं, जो भी हो, डायरेक्टर्स हो, मेंबर्स हो या कमीशन हो, ठीक है। लॉ सिर्फ इतनी गाइडेंस दे रहा है, फीस कम होगी ज्यादा होगी किस बेसिस पे हमने डिसाइड करनी है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंसीडरेशंस होती हैं। तो यहाँ पे फीस से रिलेटेड फीस कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अभी मैं नहीं बता रहा आपको, कोड ऑफ एथिक्स का इशू है। डी लास्ट केस इस क्वेश्चन का, सलीम इज ए पार्टनर in Orange and Company Chartered Accountants. He also practices as a sole proprietor and has received an offer for appointment as auditor of ABC Financial Services Limited, which is subsidiary of DEF Bank Limited. The balance outstanding against credit card issued by DEF Bank Limited to a partner of Orange Company is ₹1. हाँ, अब 2 कंपनीज आ गए। अब आप पहले डायग्राम बनाइए, आप डायग्राम बनाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं भी साथ साथ बताता हूँ। किधर बनाइए आपने, जल्दी से बनाए भाई। किधर डायग्राम बनाइए आपने, अभी डायग्राम किधर है? एक स्टूडेंट ने अभी तक डायग्राम नहीं बनाई। किधर है डायग्राम? ये मैंने ऐसे बनाया डायग्राम? नहीं, आप खुद बनाए, लेकिन ऐसे बनाए जैसे मैं बनाता हूँ। ये पता नहीं कौन सी डायग्राम है। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे से अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ कोई नई डायग्राम तो जरूर बनाए, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है। भाई ऊपर वाली डायग्राम के नीचे वाली डायग्राम?
ये सलीम, और मैंने ऑडिटर वाली साइड पे कभी मैंने दो बनाए हैं बॉक्स, लेकिन सलीम सोल प्रोप्राइटर। अच्छा आपने उसे बेहतर बनाई डायग्राम, शाबाश शाबाश। उसने वो पार्टनरशिप फर्म की लैदा बना दी और जो सलीम को उसके लिए लैदा डब्बा बना दिया। बिला वजह कम्प्लेक्स कर रहे हैं, करते जाए, मुझे क्या भाई, बताना मेरा फर्ज था, अमल करना ना करना आपका। किधर डायग्राम? अच्छा सलीम ऑडिटर पूरा लिखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ये ठीक है, ठीक है शाबाश, ठीक है चलिए ठीक है। अब ये देखिए, अब ये देखिए ऑडिटर, अच्छा किस क्लाइंट के लिए? एबीसी के लिए अपॉइंटमेंट, इसलिए मैंने ऑडिटर के सामने एबीसी को लिखा है क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट का मसला, इसकी अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, ये तो वैसे ही दूसरी कंपनी आगे दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है? क्या क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया कि हमने इंफॉर्मेशन से नतीजा निकाला? क्वेश्चन में उसने क्लियरली बताया हुआ है एबीसी, हाँ जी सब्सिडरी, बिल्कुल। तो यहां पे हमने लिख दिया होल्डिंग सब्सिडरी। अब क्या कह रहा है कि पार्टनर के पास क्रेडिट कार्ड है डीईएफ का, तो यहां पे हमने लिख दिया पार्टनर होल्ड्स, पार्टनर इज इंडेटेड, हाँ बिल्कुल ठीक है, होल्ड्स क्रेडिट कार्ड एक्सीडिंग 1 मिलियन का भी मतलब ये है, पार्टनर इज इंडेटेड। ये समझ लगी मैंने पार्टनर इज इंडेटेड क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड की अमाउंट इससे ज्यादा, अगर क्रेडिट कार्ड की अमाउंट 1 मिलियन से कम होती मेरे साथ, पार्टनर इज नॉट इंडेटेड। आप सोल्यूशन लिखते हुए इसके साथ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन क्रेडिट कार्ड एक्सीड्स 1 मिलियन, या बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन क्रेडिट कार्ड इज लेस देन 1 मिलियन, वो सोल्यूशन में लिख दीजिएगा। ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए क्या ऑडिटर डीईएफ के लिए अपॉइंट हो सकता है? डीईएफ के लिए डिस्क्वालीफाइड है, एबीसी के लिए हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जो एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड, उसकी होल्डिंग सब्सिडी के लिए भी डिस्क्वालीफाइड। क्लियर? ये तो एबीसी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्लियर? समझ आ गई आपको? जी वो इसकी स्पेसिफिक नहीं है कि वो सोल की तौर पे प्रैक्टिस कर रहे और फर्म के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे नहीं। अच्छा एक मिनट हरे, एक मिनट हरे। अच्छा सलीम इज ए पार्टनर इन ओरिएंट कंपनी, ही आल्सो प्रैक्टिसेस एज ए सोल, अच्छा नो प्रॉब्लम। अब वो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे भी प्रैक्टिस कर रहा है, यहां तक ये समझ आ गया आपको? अच्छा अब हमने इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि फर्म का एक पार्टनर था, उसके पास क्रेडिट कार्ड था। मेरा पहला सवाल, एक डिस्क्वालीफाइड, क्या वो पार्टनर सलीम था? सलीम नहीं था, क्योंकि अगर सलीम होता तो सलीम का नाम इस्तेमाल करता है, वो आ पार्टनर का वर्ड यूज ना करता, सलीम का वर्ड यूज करता। सलीम होल्ड्स क्रेडिट कार्ड। सुबह के वक्त सलीम फर्म में बैठता है, शाम के वक्त उसकी अपनी प्रैक्टिस है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। बहुत से लोग 2-2 3-3 जॉब्स करते हैं, पार्ट टाइम भी लोग जॉब करते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। मॉर्निंग में फर्म और इवनिंग में अपनी प्रैक्टिस। मॉर्निंग में वो डिस्क्वालीफाइड, एक पार्टनर डिस्क्वालीफाइड, पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड, यानी वो फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती। अब मुझे बताएं, डिस्क्वालिफिकेशन उस फर्म में है उस पार्टनर की वजह से जिसने क्रेडिट कार्ड होल्ड किया। सलीम उस फर्म से निकल आता है, अब शाम में फर्म की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, वो हमने देख लिया। सलीम निकल आया उसमें से, क्या डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ आएगी? नहीं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन उस पार्टनर की वजह से है। वो पार्टनर जहां जहां जाएगा ना क्रेडिट कार्ड, वहां डिस्क्वालिफिकेशन उसके साथ जाएगी। लेकिन सलीम अब चूंकि उस फर्म से निकल आया शाम में, अब सलीम फर्म के साथ अटैच होके तो ऑडिट नहीं कर सकता, ऑडिटर पॉइंट, लेकिन अलहदा हो गया और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्क्वालिफिकेशन है। याद रखे, सलीम एज इंडिविजुअल, सलीम एज सोल प्रोप्राइटर क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन सलीम एज पार्टनर ऑफ फर्म वो क्वालिफाइड नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड है। ये बात समझ आई? जी देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कितना, इसमें मैं कोई कुछ नहीं कह सकता। असूली तौर पे इसको 3 नंबर होने चाहिए थे, इसके 4-5 नंबर होने चाहिए थे, ठीक है। मेरी असेसमेंट यही है। उसने एक छोटे से पॉइंट के 6 नंबर दे दिए, इसके 2 नंबर दे दिए, क्या कहा जा सकता है? गलत हरकत की है उसने, वो करता होता है लेकिन उसकी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मार्क्स रैशनलाइज होने चाहिए, हाँ। लेकिन अब पता है क्या होता है, अब बाज़ औक़ात उसका एहसास होता है ना जब बाद में, अब उसने प्रैक्टिस थोड़ी सी अपनी चेंज की है, अब वो कोशिश करता है कि मैं जब ये 5 सिचुएशन दूं ना, हर एक सिचुएशन के लाता नंबर ना दूं, एंड में इकट्ठे 10, 11, 12 नंबर दे दूं। बाद में जब टीचर्स के कमेंट्स आ जाएं, जो मसले मसाइल सामने आ जाए, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकूं, उसके हिसाब से मार्किंग कर सकूं। तो अब वो ये करता है। लेकिन अब इसमें भी हमें मसला होता है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को भी, क्या भला कि पता नहीं चलता किस पार्ट को हमने ज्यादा एक्सप्लेन करना है, किसको कम करना है।
तो उसे चाहिए कि अच्छे तरीके से पार्ट्स को पहले सोल्यूशन के साथ कंपेयर करके अकॉर्डिंगली मार्क्स को एलोकेट किया करे। नॉर्मली वो ऐसा करता भी है, कभी कभार हो जाती है उसे गलती। तो कंसेप्ट का मैं जिम्मेदार हूं। कंसेप्ट बताइए समझ आया कि नहीं आया? मार्क्स उम्मीद है कि अब अगर वो टेस्ट करेगा इसका का कंसेप्ट तो ज्यादा मार्क्स देगा। जी क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑफर सलीम को या फर्म को तो हुई नहीं है, तो मुझे सिर्फ सलीम का ही डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन हमारा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कंसेप्ट बिल्ड करना। तो मैंने सलीम के साथ एज फर्म भी डिस्कस कर दिया और उसके बाद सलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। पेपर में तो आप सिर्फ सलीम वाला ही करेंगे ना, ऐसे तो ना। अब मैंने वहां पे शेयर होल्डर है, शुरू में जो मैं आपको कंप्रीहेंसिव केस करवाया था, डायरेक्टर भी साथ ऐड करवा दिया था ना। एग्जाम में शेयर होल्डर पूछे, आप कहते सर ने क्लास में तो डायरेक्टर भी छाप। आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के सोल्यूशन में दोनों इसलिए हैं क्योंकि सलीम को डिस्कस करने के लिए कि ये जो आपने हमारा असूल क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जो उसने इंफॉर्मेशन जो मसला क्रिएट किया है ना, उसको हमने अपने सोल्यूशन में डिस्कस करना है, इसकी वजह से मसला है कि नहीं। अगर हम सीधा सीधा लिख देंगे ना कि सलीम क्वालिफाइड है, तो वो कहेगा ये जो सारी कहानी मैंने डिस्कस किया इसके ऊपर आपने कमेंट किया ही नहीं, इसका कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमने उसके मसले का जवाब दिया है। जिस तरह सम टाइम ऐसा होता है ना, काउंटिंग का आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो किसी इंफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, आप उसको सिंपली इग्नोर कर देते हैं कि सॉल्यूशन में लिखते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं, ये लिखते हैं ताकि उसे पता चले कि इसको इग्नोर करना था। हमें पता है कि इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना था। अगर ब्लैंक छोड़ देना, एग्जामिनर समझता है हमने पढ़ा ही नहीं है। एक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या नीचे सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लिखना चाहिए ना, ये काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, ऑडिट में नहीं, काउंटिंग, ताकि उसे पता चल जाए हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है और हमें पता है इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसी तरह जब उसने केस स्टडी में इंफॉर्मेशन हमें दी बहुत सी, तो हमने अपने सॉल्यूशन में डिस्कस करना है कि इसका सलीम के ऊपर कोई असर नहीं है, इसकी वजह से फर्म तो डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन इसका सलीम के ऊपर कोई असर नहीं। क्यों? सलीम अलहदा से एज इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अलहदा से एज सोल प्रोप्राइटर इंफॉर्मेशन ऑफर मिली है। और की क्वेश्चन? चलिए, अच्छा, वो जो मैंने आपको ये स्टार्ट में करवाया था ना, खासतौर पे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एडवाइस है कि आपने उसको दोबारा से देखिए। जो मैंने डिफरेंट केसेस, पहले शेयर होल्डर, फिर डायरेक्टर, फिर इधर से रिलेशनशिप सिचुएशन चेंज की, फिर इधर से रिलेशनशिप कंपनीज का रिलेशनशिप चेंज किया, कभी होल्डिंग सब्सिडी में आके, कभी एसोसिएटेड और कभी इंडिपेंडेंट करके। तो आपने उसको दोबारा से देखना है और आप लोगों ने भी लाजमी अब इसको उस क्वेश्चन को घर जाके खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? नहीं, मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो वो अच्छी अप्रोच थी, उसकी बेस पे आपके इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन जो है, कम्प्लेक्स क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आज की होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए, और ये आखिरी होम असाइनमेंट है। अब करना क्या है, अब आपने, अब देखिए 2 होम असाइनमेंट हो गई, ये तो कंप्लीट हो गई, एक जो कल आपको दी थी और एक ये वाली। अब आपने कल आप लेक्चर चलवाएंगे, आप मुझे कहेंगे सर इस क्वेश्चन में ये मसला, मैं खुद से पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, या मैं घर से ना निशान लगवाऊंगा कि ये कम से कम क्लास में डिस्कस होने चाहिए। अगर आप मुझे खुद से कहेंगे तो वो डिस्कस होते जाएंगे, नहीं कहेंगे तो एंड में भी जो रह जाएगा मैं खुद से डिस्कस कर लूंगा, लेकिन सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि कल फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट भी एक्सप्लेन, कल इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे और परसों हमने नए चैप्टर पे जाना है। तो कल कंसेप्ट भी है, इसलिए आपने होम असाइनमेंट करके आनी है और मुझे फिर बताते जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन में पार्ट में प्रॉब्लम है, मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।